गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, क, ख आदि। जिस प्रकार मान लीजिए कमल है, तो कमल को हम क धन म धन ल लिख सकते हैं, लेकिन अब क के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए क अलग, म अलग और ल अलग, ये तीनों अलग अलग वर्ण कहलाते हैं। अगला है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 स्वर होते हैं। पहले स्वर वर्णों को तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार मोतियों को हम एक धागे में अगर पिरो देते हैं तो वो मोतियों की माला बन जाती है, उसी प्रकार यदि हम वर्णों को एक साथ व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो वह वर्णमाला होती है। इसमें मूल वर्ण 44 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और स्वर और व्यंजन इसके 2 भेद होते हैं। अगला है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कुल 13 होती है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, इ, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अगला है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अभी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे आ, ओम, राम आदि। अगला टॉपिक है व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों के सहायता के नहीं बोले जा सकते। व्यंजन की संख्या कुल 39 होती है। व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है कि यदि उसमें से अ हटा दिया जाता है तो व्यंजन आधे हो जाते हैं। इसीलिए जब तक अ नहीं लगता है, जब तक अ या कोई स्वर नहीं लगता है, तब तक व्यंजन पूरे नहीं होते हैं। स्वर के व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग के में 5-5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं: स, ख, स, ह। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, उसमें क और श खटखोड़ वाला स मिला होता है। ज्ञ में ज और इय मिला होता है। जैसे आप बोलते हैं ज्ञान, उसमें ज्ञ और इय मिला होता है। त्र में त
और र मिला होता है। जैसे आप पढ़ते हैं नक्षत्र, तो उसमें त और र मिला होता है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार और अनुनासिक विसर्ग, ये 3 चीज़ अयोगवाह होते हैं। तो अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह जो है ऊपर बिंदी होती है, केवल बिंदी। जैसे संभव को 2 तरह से लिखा जा सकता है, आप देख सकते हैं, संभव और एक संभव ऊपर बिंदी लगाकर। इसी प्रकार गंगा को भी लिखा जा सकता है, संजय को भी लिखा जा सकता है, ऊपर बिंदी लगाकर इसे संयुक्त रूप में लिखा जा सकता है। अगला है, अब इसके अनुसार इनका प्रयोग पंचाक्षर के लिए किया जाता है और ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में सबसे अंत में आते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं गंगा, चंचल, झंडा, कंदा और कंपन। अगला है अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा हो तब सुविधा के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं ही इनका प्रयोग होता है। लेकिन निम्न अधिक स्थानों पर, जैसे मैं, बिंदु और गोद आदि जब हम लिखते हैं, में इसमें जब लिखते हैं तो हम वहाँ पर बिंदी जरूर लगा देते हैं। अब अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है? अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस। अब हंस एक जल का पक्षी है, लेकिन हंस का मतलब है हंसने की एक क्रिया है, यानी एक क्रिया है, हंसना एक क्रिया है। अगला है विसर्ग। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके संकेत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, जैसे रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वर आश्रित है, यानी अगले स्वर पर आश्रित होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है और इसका चिन्ह 2 बिंदु, 2 ऊपर नीचे बिंदु होती है, जैसे अतः और प्रातः। अगला है हलंत। जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, यह रेखा ही हलंत कहलाती है। और उससे क्या होता है, जिसके नीचे यह हलंत रेखा लगती है वह वर्ण आधा हो जाता है। जैसे विद्या। अब विद्या में ऊपर जो है लगा तो है, लेकिन विद्या, अब उसमें जो है द जो क्या होता है, आधा होता है, और ऊपर बिंदी भी लगा है, यानी विद्याम, तो म भी क्या है, आधा होता है, यानी दोनों के नीचे द और म दोनों के नीचे हलंत लगा हुआ है। इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।